सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। आई नो कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि सरप्राइज में यहाँ पर दीक्षा मैम आकर हम लोगों को पढ़ाने वाली है सोशल साइंस, लेकिन आपको पता है इसको सरप्राइज की तरह क्यों रखा गया? एक पॉसिबल थ्योरी इसके पीछे ये हो सकती है कि दीक्षा मैम चाहती थी कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें। ई सरल के भरोसे आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन सोशल साइंस भी ई सरल के भरोसे लास्ट मिनट रिवीजन में पढ़ लेंगे, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। आई वॉन्टेड यू ऑल कि आप लोग कंसिस्टेंटली सोशल साइंस को पढ़ें। सोशल साइंस का सिलेबस बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन उसमें याद करने की चीजें तो हैं, और उसके साथ साथ ये याद रखना जरूरी है कि हम लोग सारी चीजों को अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी कि हम लोग जाकर वहां पर कुछ तो आंसर करके आ जाए। मतलब सोशल साइंस ना एक फॉर्मूला की तरह होता है। मैथ्स में या तो अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो आप कैसे किसी चीज को सॉल्व कर पाओगे? इसीलिए सोशल साइंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी पढ़ाई को, एक बार पढ़ाई को बहुत सीरियसली लो, ताकि आप उसके बाद जब रिवाइज करने बैठो तो आपको लगे अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये इसके पहले ये हुआ था, इसके बाद में ये हुआ था, ये तो मुझे पूरे अच्छे तरीके से आता है, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। इसीलिए आपके लिए आया है सोशल साइंस का रिवीजन एज अ सरप्राइज। दूसरी चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और वो ये है कि आप लोगों को ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो रिवीजन में दिए जाएंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं होते। यानी कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी ये पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिवीजन का मतलब होता है कि हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चंस, लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है, ये सारी चीजों को समझकर अच्छे तरीके से मतलब अपना पैटर्न वगैरह समझ जाए। लेकिन पूरी पढ़ाई रिवीजन में कराना तो रिवीजन का पर्पस ही डैमेज कर देगा। इसीलिए याद रखना कि हम लोग जो क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं है। यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेट द बेस्ट कोर्स। लेकिन एक चीज का प्रॉमिस मैं आपको जरूर दे सकती हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर आज जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दोज आर ब्रिलियंट क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि वहां पर आपके पेपर पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चन, उसके टाइप्स तो आपको पता चल ही जाएंगे, और उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इजी वाले भी हैं, डिफिकल्टी लेवल वाले भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन किस तरीके से हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपने डायरेक्टली जाकर आंसर कर दिया तो आपके 80 on 80 मिल ही जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी ब्रिंग माय सिग्नेचर। हेलो एंड वेलकम, एंड आई होप कि आप सब लोगों के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, ना ही मेरा कभी ऐसा पर्पस रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग शांति से पढ़ाई करें, शांति से रिवाइज करें, और उसके बाद अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर बहुत सारा विश्वास रखें, ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठकर चीजों के साथ डील कर रहे हो ऑन द पेपर और अपनी पेन्स और पेंसिल्स और इसके साथ और उसके साथ, तो आपके अंदर हो ढेर सारा कॉन्फिडेंस। तो आई होप आप लोगों के अंदर है बिलीव इन योर ओन सेल्फ। चलो मैं आप लोगों को ना ये भी एक चीज बताना चाहती हूँ कि थ्रू आउट दिस पूरा रिवीजन का लेक्चर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ। यानी कि अगर आप एग्जाम में आंसर को इस तरीके से लिखोगे तो बेहतर होगा, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, क्या होगा, प्रो टिप्स बहुत सारी आने वाली हैं। तो उसके लिए भी प्लीज कान खोल के रखना और ये सब कुछ पूरा देखना, और क्वेश्चंस को भी समझना, और साथ साथ में आंसर भी करना। तो आई होप आपको आपका टास्क समझ में आ गया है। दिस इज एन इंटरैक्टिव थिंग। कूल। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बास्टाइल टुक प्लेस ऑन। अब आपको पता है मेरा फेवरेट पार्ट था जब मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि कैसे मैं बोलती थी स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन बास्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ। जब भी हमारे पास डेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बच्चों को लगता है कि यार मुझे तो है ना 4 ऑप्शंस मिल गए, अब तो परफेक्ट हो जाएगी लाइफ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत डेट याद थी, अब थोड़ी बहुत के हिसाब से आसपास वाली डेट पे मार्क कर लेंगे।
लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जिसको अच्छे तरीके से चीजें आती हैं तो यहाँ पर इसको प्लीज अपने दिमाग में इन सारी डेट्स को देख के कंफ्यूज मत होना। अपने दिमाग में जो आपके डेट याद आती है सबसे पहले उसको याद करना, फिर ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करना, ताकि आपको पता हो नहीं यार मुझे सही डेट पता है, आप ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज ना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर मेरे साथ अगर पढ़ा है तो मैंने तो याद करवा दिया था, 14 जुलाई 1789 इसका करेक्ट आंसर है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन बास्टाइल। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि यार मेरा तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी जो कर रहे हो ना ये रिविजन, इसको ध्यान से कर लो, क्योंकि देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसमें से क्वेश्चंस बनकर आएंगे, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। जब इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है तो आपके लिए अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बन जाता है, 2 भी बन जाते हैं, 10 भी बन जाते हैं, सारे बन जाते हैं, तो आपके पास पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा। तो इस रिवीजन को ध्यान से करोगे। चलो नेक्स्ट, हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट एज। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, ये जर्मन वर्कर्स पार्टी तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ गया था, ठीक है। उसके अलावा उसमें 2 और शब्द ऐड हुए थे, इसको ऐसे याद रखोगे तो आंसर को याद करना आसान हो जाएगा। नेशनल लेवल पे बना दी थी और उसके साथ साथ इसमें इसकी कौन सी आइडियोलॉजी है उसको ऐड कर दिया था। सेक्युलर जर्मन वर्कर्स, तो नहीं जर्मन वर्कर पार्टी चाहिए तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। और उसके साथ साथ हमको पता है नेशनलिस्ट, देखो नेशनलिस्ट नहीं है, नेशनल है, और सोशलिस्ट है, सोशल नहीं है। तो नेशनल, सोशलिस्ट और जर्मन और वर्कर्स और पार्टी, ठीक है। दिस बिकम्स आवर ऑप्शन नंबर सी एंड द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन। हमारे पास यंग फोल माउंटेन्स कौन सी है हमारी कंट्री में, तो वो हमें पता है, वो है हिमालयाज। हिमालयाज अगर हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर उसी में ही है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो आप देखो यहाँ पे विंध्यास अलग रेंज है, अरावली अलग रेंज है, अनाईमलाई अलग रेंज है। तो यहाँ पे हम लोगों की सही रेंज, अब यहाँ पे डायरेक्टली हिमालयाज नहीं लिखा हुआ है, शिवालिक्स लिखा हुआ है। तो प्रो टिप की तरह इस क्वेश्चन को लो कि आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है बेटा कि कैसे आप लोगों को चीजें याद करनी है। इसमें सिर्फ आपको हमेशा परोस कर नहीं दिया जाएगा, हो सकता है ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वैसे ही लेना है। इन सारे क्वेश्चंस की ब्यूटी यही है कि हर एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और आप उस चीज को सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा 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 जब एक बार जा रही होती है नदी से, मतलब नदी जब ओशन में वो मिलने जा रही होती है तो कैसे ना, ऐसे मैंने कहा था सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर जा रही होती है, तो जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही होती है तो डेल्टा फॉर्म कर लेती है, जो कि क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा हमारी कंट्री की नदियां बना रही हैं, कौन सी, जीवी, जी बी, बीजी, देखो बीजी, मैंने आप लोगों को बीजी बैकग्राउंड, बीजी मतलब बड़ी कोई दादी जी होती है ना, उनको बीजी बोलते हैं पंजाबी लोग। और यहाँ पर देखो ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, ठीक है। ऐसे अपने अपने दिमाग में कुछ कुछ ट्रिक्स डाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न मतलब किस तरीके से जो ड्रेन होती है नदियां, उसके कौन से पैटर्न में when tributaries join rivers at almost right angles, कौन से काइंड में होता है ये। तो यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है, अब आप याद करोगे कौन से देखो, डेंड्रिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडिकल, ये वो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया, अब तो कंफ्यूजन हो गया। तो अब आप लोग इसको कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर देखो राइट एंगल की बात हो रही है, ऑलमोस्ट राइट एंगल की, मैंने तो बहुत अच्छा राइट एंगल बना दिया। पर यहाँ पर ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी भी एक बार याद कर लो। ट्रिब्यूटरी यानी कि ट्रिब्यूट देती हुई, यानी कि आकर रिवर में मिल रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होके रिवर से बाहर जा रही है। तो यहाँ पर वो तो खैर ट्रिविया की बात है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिब्यूटरी जो आके ज्वाइन कर रही है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमको पता है कि राइट एंगल कौन सा बनाएगा बेटा, तो ये होगा हमारा ट्रेलिस। राइट एंगल, राइट आ जाता है इसमें आर, है ना, मतलब अपना अपना सबका देखो तरीका है इसको याद रखने का। पर मैं तो इसको ऐसे याद रखती थी कि देखो ट्रेलिस में ट्री होती है, और ट्री ना हमेशा यहाँ पर जो लैंड पे ऑलमोस्ट राइट एंगल पे ही होती है, तो ये भी ऑलमोस्ट राइट एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेलिस जो ट्री है हमारा, वो यहाँ पर बन जाती है हमारा ड्रेनेज पैटर्न, जो कि राइट एंगल वाला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
Why do farmers of पालमपुर follow multiple cropping? अब अगर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर साथ में पढ़ा है तो बड़े अच्छे से पढ़ा है, चूज द करेक्ट आंसर करना बहुत आसान है। क्या इसमें ये रीजन है कि वाटर कंजम्पशन इज लेस इन दिस मेथड? तो याद करो कि हमारे पास तो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है पालमपुर में। क्या ये कंज्यूम करता है लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स? अगर मल्टीपल क्रॉपिंग है तो क्या लॉजिक बन रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरा ऑप्शन जो कि कह रहा है दिस मेथड डजंट रिक्वायर फर्टाइल सॉइल्स, मतलब फर्टाइल सॉइल की जरूरत ही नहीं है, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी हो फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है। हो सकता है इतने इजी ऑप्शंस ना आए, लेकिन अगर इतने इजी ऑप्शंस आ जाते हैं तो कॉमन सेंस हमेशा अपने साथ में रखना है। बिकॉज दिस मेथड इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। हमें पता है कि पालमपुर में डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्रीज होना चाहता है यहाँ पर प्रोडक्शन, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट रीजन है और यही बन जाता है हमारा सही ऑप्शन। तो दिस इज द राइट आंसर। अपना कॉमन सेंस हमेशा अपने साथ में रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि एक प्रो टिप है, और वो ये है कि आप लोगों को याद रखना है कि कई बार क्या होगा कि इन सारी चीजों में ना कंफ्यूजिंग चीजें आ सकती हैं। मतलब ये तो सिंपल वाले थे, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा राइट आंसर है इसका, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस देने होते हैं। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहां पर अलग अलग चीजें दी जा रही होंगी, दो बहुत सिमिलर लगने वाले होंगे, अपने दिमाग में आंसर सोच लो कि यार इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करो और उसके बाद सही ऑप्शन सारे पढ़ने के बाद ही चूज करना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? अब यहाँ पर याद करो कि सर्व शिक्षा अभियान क्यों था कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, किसको? सारे बच्चों को, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में। अब देखो यहाँ पर विमेन लिखा हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह लिखा हुआ है, चलो ये सही है। विमेन है, रूरल पुअर है, चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अर्बन पुअर, क्या इसके बारे में था? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ये सब सारे बच्चों की बात कर रहा है, रूरल अर्बन सब, रूरल पुअर अर्बन पुअर ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये डेफिनेशन की तरह भी आ सकता है, मेजर एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान आपके आंसर में लिखने के लिए भी आ सकता है, तो याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट करने में एग्जामिनर को मजे आते हैं। तो बहुत सारे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे जहां पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हो गया था? व्हेन वाज इट ड्राफ्टेड? और उसके बाद क्यों हम लोगों ने वेट किया, और वेट करने के बाद यहाँ पर कब इसको फाइनली एनफोर्स किया? 26 जनवरी हमारी कंट्री में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट हो चुका था, इसीलिए उसे रिमार्केबल डे बनाना चाहते थे इन द हिस्ट्री। तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, सब लोगों ने क्या सोचा कि वेट कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को केम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स डालेंगे, मतलब फोर्स में लेकर आएंगे, इस दिन से उसको लागू करने वाले हैं। लेकिन ये बनकर तैयार कब हो गया था? तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है, होता है, ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को, तो बन गया था। लेकिन यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, व्हेन डिड इट गेट लागूड, तो वो हुआ था लागूड ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर सी है। मत कंफ्यूज होना यार, इसमें 26 जनवरी ही इंपॉर्टेंट, इसका आपको याद रखना है, 1950 भी याद रखना है। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस? अब इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब कि सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, सारा वो सारी चीजें। तो यहाँ पर अब क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे पढ़ लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस क्वेश्चन का टाइप आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज फॉर। तो कई बार हो सकता है यहाँ पे नॉट लिखा हुआ आ जाए या फिर डज नॉट लिखा हुआ आ जाए। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग ना भूल जाते हैं कि मतलब यार क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हम याद नहीं रख पाते। तो ऐसी चीजों में क्वेश्चन को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करा है। फ्री टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। रेगुलरली इमीडिएटली आफ्टर द टर्म इज ओवर इलेक्शंस होने चाहिए, होने ही चाहिए। राइट टू वोट शुड बी गिवन टू सेलेक्टेड पीपल ओनली। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, राइट टू वोट कुछ कुछ लोगों को ही देना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि, या फ्रेंचाइज यानी कि
कि सब लोग जो कि अडल्ट है हमारी कंट्री में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, टाटा टाटा, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आर इंपॉर्टेंट राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन। अब यहाँ पर ना अक्टूबर 1919 में मेरे कोई बहुत ही खास इंसान की लाइफ में जन्म हुआ था। तो मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाती, क्योंकि मैं बचपन में उनका बड़ा मजाक उड़ाती थी कि देखो आप ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब मिलिट्री कूप लीड किया था ना पाकिस्तान में 1999 अक्टूबर में, उसी महीने में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर ए जो है बन जाता है हमारा राइट ऑप्शन। तो ये मुझे याद ऐसे करना पड़ता है, हो सकता है आपको भी इस कहानी के बाद याद हो जाए, और मेरा पर्पस आपको ये कहानी सुनाने का यही था कि शायद आपको भी ऐसे याद हो जाए। नहीं तो अपने किसी सखी सादी संबंधी का याद कर लेना कि कौन है अक्टूबर 1990 बॉर्न, 1999 बॉर्न, तो ऐसे याद रखना। पर प्लीज इसको याद रख लेना बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो अब देखो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन फ्रांस promoted the ideals of liberty and equality into everyday practice। बस आधे बच्चों ने तो बंद कर दिया, हमको देखना ही नहीं है। इतना सारा लंबा क्वेश्चन मैम कौन आंसर करेगा, इतना क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में बेटा, सारा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा लंबा लंबा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो। अब मैं आपको प्रो टिप्स देना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज ना आप लोगों के लिए है लाइफ में प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर में देखो, आप जिस तरीके से आप अपने एग्जामिनर को आपका वो दोगे उसी तरीके से आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ये तो आपको सबको पता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, जब आपकी मतलब 10th क्लास में बाहर जाएंगी चेक होने, अगर अभी तो आप मतलब जो भी टीचर्स हैं स्कूल के वही कर रहे हैं चेक, लेकिन इस चीज़ को ऐसे याद रखना कि आप अपने आप को 10th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 9th क्लास हमारा बेस है। तो याद रखेंगे कि अपने आंसर्स को सोशल साइंस में यार हमेशा ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो इतने सिंपल हों, इतने सटीक हों, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से दिए हुए हों कि जो हमारे यहाँ पर जो एग्जामिनर उसको पढ़े ना, उसको अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल है या अगर कोई अपना दुख है या अगर अपना प्रेशर बेचारे उनके ऊपर बहुत सारी कॉपीज चेक करने का कोई प्रेशर है, तो आपका आंसर देख के उनको लगे यार ये बच्चा कितनी अच्छे है यार, मतलब कितना प्यार से उन्होंने सिंपल तरीके से लिख कर दे दिया, आंसर को चेक करना बहुत आसान है। प्रो टिप नंबर 1 इज द प्रेजेंटेशन शुड बी इन 1 पॉइंट्स। उसके अलावा जहां तक हो सके आप पॉइंट्स को अपनी कोई हेडिंग दोगे और उस हेडिंग को हाथों हाथ अंडरलाइन करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पेंसिल से बाद में अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे हम तो सजाएंगे अपने पूरे पेपर को। तो बेटा सजावट में ना कभी कभी बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता अंडरलाइन करने का और पूरा पेपर अंडरलाइन किए बिना ही चला जाता है। तो प्रो टिप नंबर 2 में आपको प्रेजेंटेशन की यहाँ पर ये दे रही हूँ कि अंडरलाइन हाथों हाथ करोगे ब्लू पेन से ही। कोई बात नहीं, ब्लू पेन है, जैसे ही लिख रहे हो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन्स वापस उसी इंक से आप उसको अंडरलाइन कर दो। बाद में जाकर अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस पर ओवरराइट कर देना, पेंसिल चला देना, कुछ भी करना है कर देना, लेकिन उस टाइम पर उसको अंडरलाइन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन में अच्छा मिलना चाहिए आपका आंसर। दूसरी तीसरी चीज यहाँ पर क्या है बेटा कि आप लोग अपना इंट्रो बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा समझना। मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और अगर ना भी समझो तो चलेगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये है इस चीज़ को समझना। इसमें इंट्रो नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी तब उसमें बता दूंगी मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप हमेशा समझना कि अपने आंसर को प्रेजेंट बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करना है। जितनी कहानी पूछी गई है उतना ही आंसर देना है। तो तीसरा पार्ट है प्रेजेंटेशन का अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करनी है, तो यहाँ वहाँ की और सारे फ्रीडम और राइट्स की बातें नहीं करनी है, वोटिंग ये वो, स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करनी है। कैसे फ्रांस में जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पर लिबर्टी और इक्वालिटी को, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम और इक्वालिटी यानी कि समता को कैसे हर रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हुए दिखे हमारे यहाँ पर। फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा था ये सब कुछ, तो आप ना उसके आगे की पीछे की बहुत सारी कहानियां आपको दिमाग में याद होगी, लेकिन आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर उतना ही करना है जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आओ देखते हैं क्या आंसर है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन
emphasize that freedom of speech and expression be established as natural and inalienable right. तो सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि भाई वहां पे लीगली बोल दिया गया था कि ये जो डिक्लेरेशन है राइट्स का, ये हर किसी को नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट की तरह मिलना चाहिए. तो ये सबसे पहली चीज, सटीक आंसर. हाँ यार, मतलब परफेक्ट, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को पता है डिक्लेरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरी चीज, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलोस, कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. जो लोग लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, वो सारे फिलोसोफर्स के जो आइडियाज थे, इन सारी बातों को, इन आइडियाज को डिस्कस किया जाता था एवरीडे लाइफ वाली जगहों पे. देखना, एवरीडे प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो हम सैलोस की, कॉफी हाउसेस की, बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं. तो ये बन जाता है रेलिवेंट टू द क्वेश्चन. थर्ड पॉइंट, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. टाउन्स में तो जा ही रहा था, उसके साथ साथ विलेजेस तक भी पहुंचाया जा रहा था, कंट्री साइड तक भी पहुंचाया जा रहा था. अगेन, रोजमर्रा की चीजें हैं, इन चीजों को याद रखो बेटा क्या है, और इसके साथ में बताओ यहाँ पे कंट्री साइड और टाउन्स को भी अंडरलाइन करोगे कि हर जगह पहुंच रहा था. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस अगेन सेंसरशिप देखी है यहाँ पर फ्रांस में. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट that opposing views of events could be expressed. यानी कि अब अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो हम लोग सेंसरशिप के बिना अपने व्यूज और ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच बिकम्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा. नेक्स्ट, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल. अब देखो, ये जो चीज है, इलिटरेट लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनाती हुई, एवरीडे प्रैक्टिस में लाती हुई, इस पॉइंट को मेंशन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट. टू हेल्प देम ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट. तो वो लोग लिख रहे थे लेकिन जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको किस तरीके से चीजें पहुंचाई जा रही थी, प्लेज, सॉन्ग्स और उसके साथ साथ फेस्टिव प्रोसेशंस की तरह. वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक योर आंसर टू द क्वेश्चन. देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. देयर इज 100% गारंटी. दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स तो आप इसमें से 3 पॉइंट लिख दोगे. इफ दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स तो दिस यू विल राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड यू विल 100% गेट दीज मार्क्स. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमेशा एम्फेसाइज करेंगे. और अभी मैंने आपको एक प्रो टिप भी दे दी, और वो ये है कि प्रो टिप नंबर 4 या 5 कि आप लोग हमेशा मार्क्स के हिसाब से आंसर को लिखोगे. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट ऊपर, बस उससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो कहानी अपना टाइम वेस्ट करोगे. सोशल साइंस में बहुत चीजें आप लोगों को याद रहेंगी लेकिन सब कुछ पेपर में लिखना जरूरी नहीं है. इस चीज को याद रखेंगे, जितना पूछा जा रहा है उसमें से उतने ही पॉइंट्स का आंसर लिखोगे और फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो प्लीज इस चीज पर ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ रशिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सब लोग इस चीज को हमेशा याद रखेंगे. अब पॉइंट्स हमेशा अगर 1 2 3 4 की तरह नहीं भी बना पा रहे हो तो कोशिश करोगे कि हमेशा इसको एटलीस्ट पॉइंट्स में तो लिखोगे ही लिखोगे. पैराग्राफ में लिखोगे तो समझो एग्जामिनर को ढूंढने में मुश्किल होगी कि आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है या नहीं लिखी है. अगर आप गाने लिख कर आते हो सोशल साइंस के एग्जाम में तो आपका कुछ भरोसा नहीं है. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे बच्चे हो जिसको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको पता है मेरे टाइम पर ना मुझे जो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आती थी ना, मैं पॉइंट्स में लिखकर आती थी तो मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर रेलिवेंट लगता है, इसीलिए पॉइंट्स में लिखेंगे. क्या थी रशिया की कंडीशन? रशिया क्या था, द वॉर वॉज इन रशिया, द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर और पॉलिसीज जो थी सार निकोलस्क्यू की वो सपोर्ट की जा रही थी लोगों के द्वारा. उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट. तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बता रहे हैं कंडीशन के बारे में कि इनिशियली ये जो सार निकोलस II जी थे इनके ओपिनियंस को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट के आइडियाज अलग थे. वेस्ट में आर्मीज जो थी दे फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस, बट इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज. यानी कि आर्मीज वेस्ट में ट्रेंचेस से उनकी मदद से फाइट कर रही थी, लेकिन ईस्ट में यहाँ पर बैटल्स लड़े जा रहे थे और बहुत सारी कैजुअलिटीज यानी कि बहुत सारे लोगों की मौत होती जा रही थी. याद रखना इस चीज को, ये कंडीशन थी.
रशिया की आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी और ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। यहाँ पर 7 मिलियन कैजुअलिटीज देखने को मिली इन बाय 1917, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर टू मेंशन इन योर आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखो आप लिखोगे रशियाज आर्मी लॉस्ट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया 7 मिलियन कैजुअलिटीज 1917। ऐसे कुछ कुछ चीजें याद रखोगे, ये एमसीक्यूज की तरह भी आ सकते हैं, प्लीज याद रखना। एज द जर्मन आर्मीज मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे जर्मन आर्मीज और आती गई अंदर, तो जो रशियन आर्मी थी उन्होंने क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम लिविंग ऑफ द लैंड। इसके बाद फ्रॉम लिविंग ऑफ द लैंड, इसके बाद हम कहते हैं द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द रशियन गवर्नमेंट एंड द सार एंड द रशियन सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसके एंड की बात करें तो यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने डिसक्रेडिट किया है सिचुएशन को, और सार ने भी डिसक्रेडिट किया, और उसके साथ साथ जो रशियन सोल्जर्स थे वो इस तरीके का वॉर फाइट नहीं करना चाहते थे। ये पूरी कंडीशन के बारे में बताता है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ आपके पास पॉइंट्स भी हैं, तो आई होप आप लोगों को इस आंसर को ठीक से देने का पूरा समझ आ गया है। चेन ऑफ इवेंट्स बताने हैं कंसाइजली, उसके साथ साथ डेटा भी प्लीज प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमको बताना है कि हमें आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, व्हाई। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो 3 है, देखो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या है, बॉबंकल, यहाँ पर हमारे पास है अरेबियन सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के ऊपर हमारे यहाँ पर जो इंडिया है, इसकी जो मतलब ये लोकेशन क्यों हमारे लिए बहुत सारी सिग्निफिकेंस वाली है। इसके बाद देखो इसका दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, कि हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया को स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसे मिलती है। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग 3 सूटेबल पॉइंट्स, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा। अब यहाँ पर समझना कि आपको दोनों ही सिचुएशंस में ये बताना है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कैसे, आओ देखते हैं। अब यहाँ पर वो इंट्रो बॉडी वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है अपन लोगों को थोड़ा सा। जब भी ऐसा आंसर लिखोगे वाई वाला या जैसे भी वाला, तो हमेशा थोड़ा सा एक इंट्रो टाइप हम देंगे स्टार्टिंग में आंसर के। The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance because of the following reasons, और फिर उसके बाद नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और प्रो टिप देना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमेशा क्या होता है, इस ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में हम अपने आंसर्स को कई बार मिस कर जाते हैं, मतलब लास्ट तक ही नहीं पहुंच पाते। लेंदी पेपर होता है, मैम हम भूल गए, मैम हमने ज्यादा लिख दिया, मैम इसलिए हो गया, मैम वो हो गया। तो यहाँ पर ये ब्यूटिफिकेशन की क्या होता था, मैं अपने लिए ऐसा करती थी कि मैं कुछ लाइंस छोड़ देती थी, मतलब 2 लाइंस में मुझे पता है कि मैं ये लाइन लिख सकती हूँ, तो मैं वो 2 लाइंस छोड़कर और उसके बाद आगे का आंसर लिखती थी। तो क्या होता था कि मैं जब पूरा पेपर अपना खत्म कर लेती थी एक बार, मतलब मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो मुझे पता है कि मैं लास्ट में जाकर सिर्फ एक लाइन ही तो लिखनी है, वो लिख दूंगी। उस तरीके से क्या होता है कि आपका इस ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और ब्यूटिफिकेशन का स्कोप भी रहता है कि आप ये 2 मिनट का इंट्रो लास्ट में लिख सकते हो। ये एक प्रो टिप है, लॉन्गर रन में भी काम आएगी और शॉर्टर रन में भी काम आएगी, तो प्लीज इसको याद रखना। चलो, तो यहाँ पर अपन ने 2 लाइन छोड़ दी, चलो ठीक है, अगर आप मेरी तरीके से काम करना चाहते हो, लेकिन अगर आप फास्ट हैंड राइटिंग में लिखते हो तो लिख लो यार बिल्कुल अपने हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट है कि जो ट्रांस इंडियन ओशन है, इसका जो रूट है ये कनेक्ट करता है कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, which provides a strategic central location to India। एशिया में अगर हम लोग बात करें और यूरोप की, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न साइड में हमारा यूरोप है, और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा इंडियन ओशन के थ्रू, तो ये सेंट्रल लोकेशन दे देता है हम लोगों को। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे ट्रांस इंडियन ओशन लिखेंगे, उसके साथ साथ कंट्रीज ऑफ यूरोप मेंशन करना है वेस्ट में, ईस्ट एशिया में याद रखना है कि हमारी ईस्टर्न साइड पे होगा वो ऑब्वियसली, और यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन को अंडरलाइन करना है। पॉइंट नंबर 2, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स। अब प्रोट्रूड्स ये जो चीज़ है ना, ये एक बार एक एमसीक्यू में आई थी, मैंने पढ़ा था
जहां पर प्रोट्रूड्स का मतलब पूछा जा रहा था, विच इज सो आउट ऑफ सोशल साइंस, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेक्कन पेनिनसुला हम लोगों को पता है, हमारे यहाँ पर जो है काला धब्बा बोलते हुए एक है डेक्कन पेनिनसुलर रीजन जो है हमारी कंट्री का ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक्सटेंड करता है, प्रोट्रूड यानी कि एक्सटेंड करना इनटू दी इंडियन ओशियन, यानी कि देखो अगर यहाँ से डेक्कन प्लेटो से नीचे चलेंगे तो ये इंडियन ओशियन में जाकर एक्सटेंड कर रहा है, मतलब लिटरली नहीं लेकिन जा रहा है। क्या बोलते हैं हम इसको, इसकी मदद से क्या होता है, ये इंडिया को एक्स्टैब्लिश करने में क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, इन तीनों चीजों में मदद करता है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज को ईस्टर्न कोस्ट पर मदद करता है। अब अगेन आपको बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, कोई प्लीज लोड मत लेना, इसको मैप की तरह अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं हम लोग, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से। अगर हमारा जो डेक्कन प्लेटो है ये तो अपने आप नीचे आ रहा है, तो ये क्या करता है, इंडियन ओशन जो है हमारे यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन तो दे रहा है लेकिन कनेक्टिविटी भी दे रहा है। कैसे कि वेस्ट एशिया जो है हमारा, वेस्टर्न एशिया जो है एशिया का ही पार्ट है, उसके साथ साथ अफ्रीका है। यहाँ पर मुझे बनाना नहीं आता यार, मेरी ना ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर आपको लोगों को पता है एशिया ऐसे मतलब अफ्रीका एक ऐसे कंट्री, ये कॉन्टिनेंट है अपना अपने आप में, तो वो इस साइड पे है और यहाँ पे यूरोप भी है। तो इन तीनों को वेस्टर्न साइड पे कनेक्ट करेगा, वर्ल्ड मैप को दिमाग में रखना। और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उससे ईस्टर्न कोस्ट से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो सारा मैप का खेल है, विजुअलाइजेशन का खेल है, दिमाग में अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद रहेगी ये चीज। India has a long coastline on the Indian Ocean which becomes favorable trading ports and commerce hubs for other countries। तो अगर हमारी यहाँ पर ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है, देखो पूरी हमारी जो कोस्ट लाइन है, इसकी मदद से क्या होता है, ऑन द इंडियन ओशन भी हमारी यहाँ पर भी, मतलब अगर हमारी इतनी बड़ी अगर हम बात करें कोस्ट लाइन आती है जो इंडियन ओशन की, उसकी मदद से फेवरेबल ट्रेडिंग पोर्ट्स बनते हैं और कॉमर्स हब्स भी बनते हैं, मतलब कि हम लोग अपने ट्रेड्स कर सकते हैं, हम सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। प्लीज़ इसको ऐसे याद रखना, वेस्टर्न साइड पे वेस्ट एशिया होगा, अफ्रीका होगा और यूरोप होगा, ईस्टर्न कोस्ट पे साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया होगा। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये आंसर 5 मार्क्स का आता है तो ये 2 और पॉइंट आप लोग रख लो अपने साथ में, ताकि आप इसको ढंग से आंसर कर पाओ। कोस्टल रीजन्स जो हैं इंडिया के, ये फेमस हैं फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, टूरिस्ट सेंटर्स, फिशिंग, सॉल्ट मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिंटरलैंड्स बन जाते हैं पोर्ट्स के लिए, यानी कि अपना खुद का राज है हमारे पास, कोस्ट लाइन अच्छी है, तो इस कोस्टल रीजन में हम ये सारा डेवलपमेंट, सारा ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। 5th चीज़ है ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल हुआ था जो ना 1869 में, अपने आप में एक MCQ है, प्लीज याद रखना। 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुआ था, तो इसने क्या किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्विस कैनाल में भी ये क्वेश्चन आया है, मेरे टाइम पे भी आया है, उसके बाद भी आया है, आता ही गया है, काफी हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्विस कैनाल क्या हुआ था कि इसने रिड्यूस कर दिया था डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7000 किलोमीटर्स। ये भी हम लोगों को बहुत मदद करता है, इंडियन जो हमारा ये इंडियन ओशन है कनेक्टिविटी में मदद करता है। दिस इज 5 पॉइंट्स फॉर 5 मार्क्स का आंसर। इतना आता है तो आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और इतना ही लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन्यूमरेट द इवेंट्स विच लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है हमारी यहाँ पर, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद बहुत सारे ऐसी, मतलब पूरी हमारी कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अगर आप लोगों को पता हो तो इकोनॉमिक्स में एक साइकिल होती है, तो अगर मेरे साथ पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा मैं कौन सी साइकिल की बात कर रही हूँ। डिप्रेशन, उसके बाद बूम, उसके बाद वापस डिप्रेशन आता है, ऐसे साइकिल्स होती हैं। तो यहाँ पर उस साइकिल को अगर आप लोग याद करोगे तो जब ये डिप्रेशन आया था तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी बेटा। तो अब यहाँ पर हम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर हम लोग फिर से याद करें तो ये पूछ रहा है कि इवेंट्स बताओ, एग्जैक्टली ऐसा क्या 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 हुआ था जिसकी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। तो अब यहाँ पर इंट्रो टू द क्वेश्चन और थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ आप एग्जामिनर को फर्स्ट लुक में ही अपना थोड़ा सा ना वो दे देते हो कि हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ये भी लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ में विच मेड ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे ज्यादा हिट कंट्रीज कौन सी थी, यूएस, यूरोप इंक्लूडिंग जर्मनी। ठीक है, ये चीज लिखोगे आप तो आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट चीज यहाँ पर आप वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होता है 1929 में। इसकी वजह से क्या होता है,
यहाँ पर प्राइसेस फॉल होने का, यानी कि कौन सी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर प्राइसेस फॉल होने लग जाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फॉल इन प्राइसेस ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब क्रैश हो चुका है, इसीलिए फ्रैंटिक एफर्ट्स डाले जा रहे थे कि लोग अपने अपने शेयर्स को सेल कर दें, मतलब कि अब हमारे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, वो ना हो उसके लिए लोग क्या सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारे शेयर सेल हो जाए। एक सिंगल दिन में 24 अक्टूबर 13 यहाँ पर हम लोग देखते हैं 13 मिलियन शेयर्स जो थे उन्हें बेचा गया था, और ये था स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है इस पॉइंट में कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया 1929 में, क्योंकि सबको लगा कि हमारे यहाँ पर प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, तो लोग कोशिश करने लगे अपने शेयर्स को बेचने के लिए। वेरी सिंपल सी चीज़। तो एक सिंगल दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे, और ये था स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरा पॉइंट, ओवर द नेक्स्ट 3 years 1929, 1930, 1931, 1932, मतलब 1929 के बाद जो 3 और साल आए उसमें हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम जो थी यूएसए की, इट फेल बाय हाफ। यूएसए याद रखोगे आने वाले 3 सालों में, ऐसे अपने दिमाग में नोट्स बनाओगे। 3 years, ठीक है, -half या -50% लिखोगे तो याद रहेगा और ज्यादा अच्छे से। प्लीज चल जाओ, चल गए। -50% कहाँ पे? यूएसए में। ऐसे अपने दिमाग में याद रखोगे तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई थी, एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, फेल मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, फार्मर्स बहुत बैडली हिट थे, और उसके साथ साथ स्पेक्यूलेटर्स जो थे, मतलब जो लोग वहाँ शेयर मार्केट में काम करते थे, उन्होंने अपने पैसे को मार्केट से उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद तीसरी चीज़, जर्मन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, ये वर्स्ट हिट थी बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था 1932, अब देखो 1929 में स्टार्ट हुआ, हमने कहा यूएसए में आने वाले 3 सालों में बहुत प्रॉब्लम हुई, और यहाँ पर हम कहते हैं 1932 में जर्मनी का पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था इट वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, यानी कि 50% से ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, इट रिड्यूस टू 40% ऑफ, मतलब 40% हो गया था ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन 1929, ठीक है। 40% ऑफ 1929 के ट्रेड जितना, मतलब ये हो गया था, ये इतना बड़ा रिडक्शन देखने को मिला था, ऐसे याद रखोगे। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स ऑब्वियसली, या फिर उनको रिड्यूस वेजेस दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर आप लिखोगे लॉस देयर जॉब्स, रिड्यूस वेजेस, और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग जो थे वो अनप्रेसिडेंट 6 मिलियन पर चले गए थे। अनएम्प्लॉयड लोग 6 मिलियन हो गए थे। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से चलते चलते ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमारी कंट्री में आया, हमारी पूरे वर्ल्ड में आया था। सबसे वर्स्ट अफेक्टेड थे हमारे, देखो, यूएसए, यूरोप और इंक्लूडिंग जर्मनी, ठीक है। आई होप आपको आंसर देना आ गया। नेक्स्ट, डिस्कस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा वाटर ब्रेक, सब लोग पानी पिएंगे, बिकॉज दीक्षा मैम की क्लास में पानी को पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर। वैसे भी पानी पीते रहा करो, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आई होप आप सबने पानी पी लिया है, नहीं तो मेरी बात सुन लो। तो यहाँ पर हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से हमारा इंडिया बना था। तो अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा हिमालयाज़ के बारे में बात करनी होगी, थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह के बारे में बात करनी होगी, हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से बने डेक्कन प्लेटो के बारे में बात करनी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, मतलब जियोलॉजिकली ऐसे कौन से प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से इंडिया जैसा है वैसा बना। तो यहाँ पर इंट्रो के लिए एक लाइन लिख दो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कोलन, और उसके बाद नीचे यहाँ पर अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एन एंशिएंट कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना लैंड। सबसे पहले एक गोंडवाना लैंड होता था, ठीक है, उसमें से ही निकल कर बहुत सारे हमारे यहाँ पर कंट्रीज वगैरह वगैरह आए थे, तो इंडिया भी उसी कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था।
अब देखो यहाँ पर एक ऐसा वन सच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव किया टूवर्ड्स द नॉर्थ और उसने यूरो एशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया, जिसकी वजह से आज हमारे राइजिंग प्रेजेंट डे हिमालयाज बन पाए हैं। अब मैं आपको बस इतना सा बताना चाहती हूँ कि ये मुझे तो आता है लेकिन आप सबको शायद याद ना हो पाए, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप आंसर में, अपना डिस्करेज नहीं होगे, इसको सिंपल बनाओगे अपने दिमाग में कि यार अगर मुझे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट याद नहीं रहता, मुझे अगर यूरो एशियन प्लेट याद नहीं रहता, वैसे बहुत आसान है, इंडिया से इंडो ले लो और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन लगा दो साथ में, और यहाँ पर यूरो हमको पता है यूरोप से यूरो ले लो और एशियन प्लेट ले लो, ऐसे मतलब अगर अपने दिमाग में कोई वो बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो इसको ये ना लिख कर आप बस ये लिख सकते हो क्योंकि बहुत इट वॉज डिवाइडेड इन टू प्लेट्स, तो टू ऑफ दीज प्लेट्स कोलाइडेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट कोलाइडेड, ठीक है। There was one plate which moved towards the north and collided with another plate and thus resulted, अब इतना भी लिख दोगे तो भी अगर एक्सट्रीम केस सिनेरियो है, कुछ याद नहीं हो रहा तो इनफ है, सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। One of the plate moved towards the north, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, one such plate moved towards the north and collided, collision बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, collided thus resulting in rising to the present days Himalayas, यानी कि कोलाइड हुआ, कोलिजन के बारे में बात करना जरूरी है, एक प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही थी ये लिखना जरूरी है और उसकी वजह से राइज हो गया तो हमारे हिमालयाज बन गए, ये याद रखना जरूरी है कि इस कोलिजन की वजह से बना क्या था, ठीक है। ऐसे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, अब मैंने आपको ये तो 1000 बार बता दिया है, आई थिंक आपको अब तक पता होगा कि हिमालयाज के नीचे यहाँ पर धड़ 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 बहुत सारी रिवर्स बहती हुई आ रही हैं, तो वो क्या लेकर आएंगी, बहुत सारा डिपोजिशन अपने साथ में लेकर आएंगी, जो नीचे आकर डिपॉजिट हो जाएगा और वो बन जाएगा क्या, हमारा एल्यूवियम से बना हुआ नॉर्थ इंडिया का प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाएंगे। तो टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज हैं हमारे पास की कंट्री में, हमारा कंट्री यहाँ पर हिमालयाज हैं, ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार, हिमालयाज के यहाँ पे नीचे जो है साउथ में हम लोग देखते हैं बेसन फॉर्म होता है, साउथ ऑफ हिमालयाज बेसन फॉर्म होगा जो कि एलुवियम आएगा रिवर्स के द्वारा, उसकी मदद से बनेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि जब हिमालयाज फॉर्म हो रहे थे तो दो और भी मेजर इवेंट्स हुए थे जिन्होंने प्लेटू को अफेक्ट किया था। एन एक्सटेंसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जब हम सॉइल्स पढ़ते हैं ना बेटा तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू। तो यहाँ पर याद रखो ये प्लेटू रीजन है हमारी कंट्री का, जो बीच में टेबल टॉप की तरह उठा हुआ रीजन है हमारी कंट्री में, पेनिनसुलर, यहाँ पर इसके वेस्टर्न साइड में रफली ऐसे समझो, और यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत एक कलर की सॉइल आती है। कौन से कलर की सॉइल आती है आप मुझे बताओगे, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मैप की तरह दिमाग में याद रखेंगे, ये वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर कहीं ये हमारा प्लेटू रीजन है, ऐसे याद रखोगे चीज़ों को तो याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और इसकी वजह से भी क्या होता है अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक ये और इम्पॉर्टेंट प्लेटू रीजन में हो गया है, और उसके अलावा ये हिमालयस फॉर्म हुए थे तभी हो रहा था, इसको भी याद रखोगे। वेस्टर्न पार्ट जो है इसकी वजह से सबसाइड हो गया एंड द इंडियन ओशन जो है एडवांस किया और उसने डिप्रेशन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। दिस लेड टू द राइज टू द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो सबसाइड हो गया वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, इंडियन ओशन ने एडवांस करना स्टार्ट किया, डिप्रेशन को ऑक्यूपाई कर दिया और इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी भी बने। तो काफ़ी मिस्टिकल चीज़ें हैं, याद रखना वेस्टर्न पार्ट सबसाइड हो गया वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, इंडियन ओशन यहाँ इसकी वजह से ये और ये भी बने, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया खत्म हो जाता है, 3 4 5 पॉइंट्स बहुत इनफ है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिक डिविजन्स और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब अगर सिर्फ क्वेश्चन फिजियोग्राफिक डिविजन्स बोलेगा तो आधे लोग तो यही भूल जाएंगे कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है। पूरा चैप्टर पढ़ा है, सारा आता है, अच्छे से पढ़ा है, मजे लगाकर पढ़ा है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद होगी। अगेन अब आपको सबके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए।
तो यहाँ पर अगर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको 3 मार्क्स के लिए आंसर करने के लिए आएंगे तो आप क्या करोगे कि आप 3 को एक्सप्लेन करोगे और 2 को सिर्फ लिखकर छोड़ दोगे, 3 को सिर्फ लिखकर छोड़ दोगे कि आपको एग्जामिनर को बताना है कि ये मुझे आता है। प्रो टिप है, याद रखना, एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस चीज को। यहाँ पर अगेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लिख देंगे, हमें बहुत क्रिस्प तरीके से उतना ही लिखना है जितना सफिशिएंट है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन्स, सबसे पहले जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, स्ट्रेच ओवर यंग फोल्ड इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। बस इतना सफिशिएंट है, चाहो तो 1-2 और लाइनें याद आ जाती हैं। टाइम है, इट हैज 3 रेंजेस विच रन पैरेलली, इसमें रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, ऐसे कुछ चीजें लिखना चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट दैट इज ओनली इफ यू हैव टाइम। नॉर्दर्न प्लेन्स, पॉइंट नंबर 2, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो आपको यहाँ पर 1 लगाकर लिखकर हेडिंग को अंडरलाइन करना है, हेडिंग को, और इस तरीके से आंसर करना है, उसके बाद नीचे भी अंडरलाइन करना है। नॉर्दर्न प्लेन, इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स वाइड। मैंने आपको ये चीज याद करा दी थी जब साथ में पढ़ रहे थे, तो आई होप याद है। फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स, कौन सी? बिग रिवर सिस्टम, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिग रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इन सबके इंटरप्ले की वजह से हो रहा है कि यार ये इतना सारा एल्यूवियम डिपॉजिट ये वो लेकर आएंगे, इसीलिए हो रहा है। इट इज रिच इन फर्टाइल एलुवियल सॉइल। इसको भी चाहो तो फर्दर पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कोई एक ही पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, हिमालयन माउंटेन्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, नॉर्दर्न प्लेन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो आपके पास उसके भी पॉइंट्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्यों? वोल्केनिक इरप्शन हुआ था यहाँ पे। इट इज अबंडेंट विथ शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। शैलो वैलीज मतलब वैलीज तो हैं यहाँ पर, रिवर्स के बीच में वैलीज तो हैं यहाँ पर, लेकिन शैलो है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। और राउंडेड हिल्स हैं, मतलब ऐसे हैं राउंडेड हिल्स, जैसे हम लोग हमारी सीनरी में बनाते थे बचपन में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये याद रखेंगे, टेबल लैंड है, टेबल लैंड ही होता है हमेशा पेनिनसुलर प्लेटो, तो उसको ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वैसे भी अच्छा रहेगा इसको याद करना। 4th पॉइंट, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है, इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अब मैंने आपको कितनी बार इसको ऐसे समझाया है, हमारे यहाँ पर ये राजस्थान है, तो यहाँ पर हमारी अरावली हिल्स हैं, और उसके भी वेस्टर्न पार्ट में है हमारा इंडियन डेजर्ट। और यहाँ पर हम कहते हैं इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। तो यहाँ पे अरावली हिल्स के भी वेस्टर्न मार्जिन्स पर ये है, और इसके साथ साथ एरिड क्लाइमेट जो है वो है यहाँ पर, और लो वेजिटेशन कवर है। एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन कवर, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली। इनफ इंफॉर्मेशन। Coastal plains, these plains are stretched along the eastern and the western edges of the peninsular plateau. हमारी peninsular plateau है, इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, दोनों साइड्स पर जो स्ट्रेच प्लेन्स हैं ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। इसमें चाहो तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन 100% ऐड कर सकते हो। आइलैंड, 2 आइलैंड ग्रुप्स है हमारे पास, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद रहे तो लिख सकते हो, इट वुड बी वेरी वेरी नाइस, ठीक है। आई होप आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आता है हमारा क्या, हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स को अच्छे से भर भर के इन्फॉर्मेशन से डाल दो, और उसके बाद 6 को अगर एक्सप्लेन करना भी है तो थोड़ा सा लिख कर छोड़ दोगे तो चल जाएगा। दिस इज हाउ यू स्मार्टली आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये गंगा पर भी आ सकता है, इंडस पर भी आ सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि किस पर आ सकता है। अगर ब्रह्मपुत्र पर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम अभी उसको देखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर शॉर्ट नोट आ सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, और पे भी आ सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पर क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। जहां से इंडस और सतलज स्टार्ट होती हैं उसके पास में ही हमारा मानसरोवर लेक है। ये है तिब्बत में, यानी कि हमारी कंट्री के बाहर की बात हो रही है। ऑब्वियसली आपको पता होगा ये वाले साइड यहाँ पर तिब्बत, यहाँ पर इस साइड की बात हो रही है, यहाँ से राइज करेगी ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से।
सेकेंड पॉइंट, इट फ्लोज ईस्टवर्ड, ये कैसे ईस्टवर्ड, पैरेलल टू द हिमालयाज, ईस्टवर्ड यानी कि इस तरफ फ्लो कर रही है, ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड है हमारी कंट्री में, इस तरफ पर फ्लो कर रही है, और यहाँ पर हम क्या करें, पैरेलल चल रही है हिमालयाज के। तो हिमालय हमारे पास, हमको पता है यहाँ पर रेंजेस होती है हमारी हिमालयाज की, उसके पैरेलली यहाँ पर ये हमारी ब्रह्मपुत्रा जो है रन कर रही है। ऑन रीचिंग नामचा बरवा, नामचा बरवा जब ये पहुंचेंगी तो ये एक यू टर्न लेकर आएंगी और उसके बाद इंडिया में एंटर करेंगी इन अरुणाचल प्रदेश। ये अगर इंडिया है, अगर आप लोग मुझे माफ करके इसको इंडिया कंसिडर कर लोगे, तो ये यहाँ पर देखो आगे जाके यू टर्न लेकर आती हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एंड टिप है, यहाँ से इधर से आएंगी, मतलब ईस्टर्न साइड का, यहाँ से यू टर्न लेकर अंदर आएंगे हमारी कंट्री में इन अरुणाचल प्रदेश। किस तरीके से, थ्रू अ गॉर्ज, हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। तो अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, दिहांग कहेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। द दिबांग, द लोहित एंड द मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज जॉइन द दिहांग। अब इसको याद रखना यार, दिहांग है ये, है ना, डाई हैंग, ऐसे याद रखेंगे। इसमें क्या क्या आ रहा है, दिबांग आ रहा है ना, लोहित आ रहा है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी आ रही हैं। तो आपको तो दो के ही नाम याद रखने हैं हाल फिलहाल इस आंसर के हिसाब से। तो कैसे याद रखोगे, डाई, उसके बाद बैंग, हैंग बैंग, लेकिन ये याद रखना ये जो दिहांग है ये ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, दिबांग और यहाँ पर लो हिट, देखो हैंग हिट बैंग, पता नहीं क्या मारधाड़ चल रही है यहाँ पे। ये याद रखना कि ये दोनों क्या हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये दोनों आकर दिहांग में मिलने वाली हैं। ये फॉर्म करेंगी कहाँ पर, इनसे मिलेंगी, फिर ब्रह्मपुत्रा फॉर्म करेंगी कहाँ पर, असम में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बत में ये जो रिवर है ये कैरी करेगी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर याद रखना तिब्बत में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और इसके साथ साथ एक लेस टिल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड और ड्राई एरिया है, ठंडा एरिया है, ड्राई एरिया है, इसलिए जो टिल्ट है वो भी कम है, और इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कम है। ये कहाँ पे, तिब्बत में हो रहा है। लेकिन जब ये इंडिया में आती है तो इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। यहाँ पर रिवर जो है ये कैरी करेगी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट को। तो ये यहाँ पर तिब्बत में शैलो होगी, और यहाँ पर उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कैसी है, लो वॉल्यूम ऑफ, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर है यहाँ पर। लेकिन इंडिया में ये एक ऐसे रीजन को पास करती है जहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कैरी करेगी और उसके साथ साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट को भी कैरी करेगी। ब्रह्मपुत्रा हैज अ ब्रेडेड, ब्रेड पता है आपको, जो चोटी बनाते हैं ना हम लोग, वो ऐसे है ना। तो ये ब्रह्मपुत्रा जो है उसका ब्रेडेड चैनल है इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। रिवर की वजह से बने हुए आइलैंड्स बनाती है हमारे यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्रा, जो कि ब्रेडेड तरीके से असम में चैनल की तरह चलती है। 7th पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, इट कॉजेज वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। Unlike the other Indian rivers of north, this river is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. River bed ही increase हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारा डिपोजिशन कर देती है, इसीलिए इसका जो चैनल है वो भी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिवर बेड राइज हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑब्वियसली उतने जितने आपको रिक्वायर्ड है 5 पॉइंट्स उससे ज़्यादा दिए हुए हैं, क्योंकि आपको इनमें से जो भी याद हो जाए आप उसको लिख दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार आ सकता है, प्लीज़ ध्यान से याद रख लेना सारे पॉइंट्स को, ठीक है। लॉजिक की तरह याद रखो, असम में ठीक है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, यू टर्न लेके हमारी कंट्री में आ रही है, इतनी इतनी लंबी है। दिबांग यहाँ पर बोलते हैं, दिहांग और लोहित इसको ज्वाइन करेंगे, इसके ट्रिब्यूटरीज असम में पहुँचेगी, मतलब मैप पर चलाओ अपने दिमाग में, असम में पहुँचेगी, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे, यहीं पे फ्लड भी कॉज कर देंगी, और उसके अलावा आप यहाँ पर देखो इसका रिवर बेड राइज हो जाएगा, उसकी वजह से इसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेंगी। तो ऐसे लिख दोगे तो मतलब कहानी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलरली इलेक्टेड येट हिज रूल वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर आप इसमें ये भी आ सकता है, कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, पर इससे आपको क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि इलेक्शंस डू नॉट इंश्योर अ डेमोक्रेटिक रूल
एक्सप्लेन, just because there is popular election, popularly elected leader will not always make a democratic government. Explain with an example. So you have to remember, आपको प्रेसिडेंट मुगाबे का एग्जाम्पल देना है. ही वॉज पॉपुलरली इलेक्टेड, लोगों ने अपने मन से इलेक्ट किया था, लेकिन उनका रूल, उनका शासन डेमोक्रेटिक नहीं था. कैसे, आ जाओ देखते हैं. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको उसका आंसर देना आना चाहिए. अब हम कहेंगे इंडिपेंडेंस के बाद 1980 से जिम्बाब्वे में की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर रूल कर रही थी जानु पीएफ. जिम्बाब्वे में जानु पीएफ रूल कर रही थी. इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था. इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये तब से रूल कर रहे थे और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे. इसकी वजह से जब इलेक्शंस हुए तो रेगुलरली जब इलेक्शंस होने लगे तब यहाँ पर बार बार जानु पीएफ जीतने लगी. प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर तो थे लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज किया करते थे इन इलेक्शंस. बहुत सारे सालों में हम लोग देखते हैं उनकी जो गवर्नमेंट थी उसने कई बार चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को. ये पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा यहाँ से. They changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. तो दो चीजें यहाँ पर, increase the power of the president and make him less accountable. बार बार ये लोग चेंज करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को. पॉइंट नंबर 4, ऑपोजिशन पार्टीज को हरास किया जाता था और उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था. पॉइंट नंबर 5, पब्लिक प्रोटेस्ट को, डेमोन्स्ट्रेशंस को अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर वो हो तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, राइट टू प्रोटेस्ट छीनता जा रहा है जो कि हमारी कंट्री में प्रेजेंट है. देयर वॉज अ लॉ जो कि लिमिट करता है यहाँ पर राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. इसके अलावा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट नंबर 6 में कि टेलीविजन को, रेडियो को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और वो सिर्फ वही बोल सकते थे जो कि रूलिंग पार्टी का वर्जन था. तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंसरशिप हो रहा था और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आसान है, कहानी दिमाग में बनानी है और लिखना है इसका आंसर. पॉइंट्स बना के लिखो. इसके पॉइंट्स नहीं बने हुए थे इसलिए मैंने आपके साथ हाथों हाथ मिलकर बना दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. तो कौन सी कंडीशंस हैं? वेरी इजी, ब्यूटिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है. उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि हर किसी के पास 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव 1 वैल्यू. तो यहाँ पर आप इसको हेडिंग लिख सकते हो, 1 वोट 1 वैल्यू. इसको अंडरलाइन करोगे और उसके बाद ये पैराग्राफ लिखोगे. वोटर्स लिस्ट को रिव्यू करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम ताकि हर इंसान के पास उसकी एलिजिबल एज के बाद कॉन्स्टेंटली वोटिंग राइट आता रहे. देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. तो यहां पर आप क्या लिखोगे? चॉइस. और अब चॉइस के आगे एक और शब्द आएगा और वो है रियल चॉइस. ठीक है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी. रियल चॉइस को अंडरलाइन करोगे, उसके बाद यहाँ पर कोलन लगाओगे और नीचे लिखोगे देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. पार्टीज और कैंडिडेट्स जो होते हैं वो होने चाहिए फ्री टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस और यहाँ पर ये रियल चॉइस देनी चाहिए वोटर्स को. यहाँ पर ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी रियल चॉइस नाम की हेडिंग में. तीसरी चीज, रेगुलर इलेक्शंस. क्या है? रेगुलर इलेक्शंस. और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हमारी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरली लिखोगे स्पेसिफिक इंटरवल पर होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए और उसके साथ आप यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल लिखकर इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो. हेडिंग क्या बनेगी? रेगुलर इलेक्शंस. अंडरलाइन करोगे, कोलन लगाओगे. द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए. फेयर इलेक्शन. ठीक है, elections should be held in a free and fair manner where people are able to choose as they really wish. जिसको वो सच में पसंद करते हैं वो चूज हो जाए. डेमोक्रेटिक बनाएगा इलेक्शन को. इसको यहाँ पर अंडरलाइन करके 5 मार्कर आपका खत्म हो जाता है. इसके अलावा चाहो तो लिख सकते हो नो बोगस और बायस वोटिंग इज अलाउड. एग्जाम्पल, वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स को इशू करना चाहिए ताकि कोई भी इंसान बोगस वोटिंग ना करे, यानी कि ऐसे फॉल्स वोटिंग ना करे. 7, there should be an independent election commission in a country to conduct free and fair elections. क्योंकि हम conditions की बात कर रहे हैं
तो हम बता रहे हैं कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो कि फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगी। यहाँ पर हमारा ये आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ज्यादा पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा लिख कर आओगे, ज्यादा पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये है कि ठीक से लिख कर आओगे, सोच समझ के लिख कर आओगे, जितना याद रह जाए उतना तो लिख कर ही आओगे और 5 के ही लिख कर आओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स वर्किंग एंड ह्यूमन कैपिटल, ये डेफिनेशन के बेसिस पर आएगा, मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में आ जाएगा। तो एक बार आप इसका एग्जाम्पल इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन लार्जली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? वो जहां पर हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे सालों के लिए चलने वाले हैं, जो हमारे सेट रिसोर्सेज हैं, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। मशीन है, लाकर रख दी, हमेशा के लिए वहां पर रहेगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, या लंबे समय तक हमारे पास वहां पर रहेगी, बार बार हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल बन गया। एग्जाम्पल लैंड, मशीन, ये सारी चीजें, ठीक है, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वो फैक्टर्स जो कि यूज करते हैं हम प्रोडक्शन में, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि इंसान, जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए, उसी चीज उस प्रोसेस को करने के लिए, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर करता है कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को, जो कि इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर कमोडिटीज लेकर आएंगे प्रॉपर्टी, कैपिटल और बाकी के डेवलपमेंट्स को एक साथ में। तो यहाँ पर देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है? कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करेगा जो कि कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल, और बाकी जो भी कैपिटल है हमारा वर्किंग कैपिटल, और बाकी के जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं कि सस्टेनेबिलिटी हो गया या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर आएंगे, उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, यहाँ पे लैंड, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर आएंगे, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आएगा ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पर फिक्स कैपिटल का पॉइंट नंबर 2 हो सकता है, इन अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम फिक्स रिसोर्सेज कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कंस्ट्रक्टेड। लैंड है, बार बार जमीन नहीं लोगे। मशीन है, बार बार नई नहीं लेकर आओगे कि अरे थोड़ी सी खराब हो गई, चलो उठाओ पूरी फेंक दो, नहीं ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल कैन बी चेंज्ड और बिल्ट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग की चीज़ है, मान लीजिए कोई आपको बेहतर बनाना है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपनी जगह को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वर्किंग कैपिटल में थोड़ा बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम शॉर्ट पीरियड में आ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इसको कैसे बनाया जा सकता है? तो स्कूलिंग के द्वारा और प्रेपरेशन के द्वारा इन द लॉन्गर टर्म। यानी कि अगर आप ऑलरेडी ऑन द जॉब की बात करो तो ट्रेनिंग दो अपने ह्यूमन कैपिटल को, और उसके साथ साथ कंट्रोल कर सकते हो उसे समझा कर कि कैसे आप लोगों को काम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लॉन्ग टर्म में प्रिपेयर करो। इसके एग्जाम्पल्स के साथ में इट विल कंप्लीट योर आंसर। इस तरीके से डिस्टिंग्विश में अगर टेबल बनाओगे तो बहुत अच्छा, पॉइंट्स पे लिखोगे तो उतने मार्क्स फेच नहीं होते जितने टेबल्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को अंडरलाइन करना है इन द पॉइंट्स, इस चीज़ को याद रखना। अब टेबल बनाने की प्रो टिप, एग्जाम में टेबल बनाने में अगर टाइम वेस्ट लग रहा है तो प्लीज़ पहले टेबल मत बनाना, सिर्फ एक लाइन खींचना और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना, लास्ट में आके उसका ब्यूटिफिकेशन दे देना। नेक्स्ट, मेंशन एनी 5 स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन, या फिर विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन। ठीक है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च बहुत सारी स्कीम्स जो कि यूनिवर्सल एक्सेस देती हैं, रिटेंशन देती हैं और क्वालिटी देती हैं इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये बन जाता है। दूसरा, अलग अलग पेस सेटिंग स्कूल्स सेटअप हुए हैं। देखो, पेस सेटिंग स्कूल स्टैब्लिश हुए हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा, आर राइट टू एजुकेशन आया है, आर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हमारे पास, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया, पास किया, ताकि फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिले सारे लोगों को, सारे बच्चों को। ये हमारा पहले भी हमने देखा था, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो इसको याद रखना। चौथी चीज, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप करने की कोशिश की गई है ताकि हम लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस को हम लोग यहाँ पर इक्विप कर पाएं, ताकि जैसे ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स जैसे जॉब मार्केट में जाएं तो वो लोग रिलेटेड नॉलेज और स्किल सेट रखते हो, उनको जॉब्स आसानी से मिल जाएं। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स को इंट्रोड्यूस करना, उसको डेवलप करना एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। गर्ल चाइल्ड पे फोकस किया,
पेस सेटिंग स्कूल्स जैसे कि नवोदय विद्यालय आए, राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखोगे, क्या है वो लिखोगे, वोकेशनल स्ट्रीम्स को लिखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे। सर्व शिक्षा अभियान अगेन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, ये अपने आप में क्वेश्चन की तरह शॉर्ट नोट में आ सकता है। टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल तक चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका एम है, इसको ऐसे याद रखना। इट इज टाइम बाउंड इनिशिएटिव। अब देखो इसको ना यहाँ पर बाय 2010 इसका वो लिखना था, आप लोगों को लिखना है, मतलब इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव बाय द ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इन पार्टनरशिप। तो ये पॉइंट नंबर 2 बन सकता है अगर आपका शॉर्ट नोट की तरह आया है तो। उसके बाद इट इज इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। क्यों? ताकि हम लोग यहाँ पर इसको अचीव कर सकें, किस गोल को? तो इसका गोल है ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को चालू किया गया है। यहाँ पर देखो मैं आपको एक बार फिर से इसके पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं याद कराती हूँ। 6 to 14 ईयर्स याद रखना, प्लीज चल जाइए पेन जी, नहीं चल रहे हैं। 14 ईयर्स, ठीक है चिल्ड्रन, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, पॉइंट नंबर 1 2010 याद रखना। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, तो यूनिवर्सलाइजेशन की बात करेगा। गोल इसका ये है, टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन पार्टनरशिप में है विद द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ कम्युनिटी। ऐसे आप इसको शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो। 5 स्टेप्स मेंशन करने थे, हमने यहाँ पर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ 3 या 5 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के मैं आपको दिखा दूंगी, आपको याद होने चाहिए। Several keywords have been beautification. First point, we the people of India लिखोगे, अंडरलाइन करोगे। The constitution has been drawn up and enacted by the people। यहाँ पर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग खुद लोग हैं कंट्री के और हमने बनाया है, हमें किसी और सरकार ने, किसी और गवर्नमेंट ने, किसी कोलोनाइजर ने से नहीं दिया है। तो इट इज मेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। सॉवरेन का क्या मतलब है कि जो सुप्रीम राइट है, सुप्रीम राइट जो सबसे ऊपर हमारी कंट्री में राइट होगा टू मेक डिसीजंस, वो ऑन इंटरनल एज वेल एज ऑन एक्सटर्नल मैटर्स, ये लोगों के पास होगा, हमारी कंट्री के लोगों के पास होगा। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट पोस्ट को ऑक्यूपाई करेंगे, उन लोगों के पास होगा। किसी राजा, किसी शासक, किसी रूलर के पास नहीं होगा। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे लॉ के अगेंस्ट है कि कोई बाहर से आकर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, यानी कि हमारी जो वेल्थ है वो जनरेट होगी सोशली और उसके साथ साथ शेयर भी होगी इक्वली बाय द सोसाइटी। तो जनरेट सोशली, इक्वली शेयर भी होगी इक्वली। गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, ताकि हम सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज यानी कि सोसाइटी में इकोनॉमिक लेवल पर पैसों की वजह से, क्लास डिफरेंसेस की वजह से या किसी और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनइक्वालिटीज अगर हैं तो उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री में प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेटअप्स भी हैं, तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन सोशलिस्ट प्रिंसिपल को हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्रीडम रखते हैं टू फॉलो एनी रिलीजन, लेकिन हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सारे रिलीजन को, सारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगा। दिस इज सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट करते हैं रूलर्स को और उनको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, और उसके साथ साथ उन्हें अकाउंटेबल भी होल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से काम करेगी, ये डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड पर्सन होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, जस्टिस होगा, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी ग्राउंड्स पे, लिबर्टी यानी कि कोई भी तरीके का अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड यहाँ पर, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा और लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इक्वालिटी है यानी कि इक्वल बिफोर द लॉ है। उसके बाद फ्रेटर्निटी है यानी कि हम लोगों को इस तरीके से बिहेव करना है कि हम सब लोग सेम फैमिली के मेंबर्स की तरह
रहेंगे, कोई भी किसी के इंफीरियर नहीं है। यहाँ पर सारे 10 हैं, हमने 5 अच्छे से डिस्कस कर लिए, बट आई होप आपको बाकी के सारे भी थोड़े थोड़े आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशनरीज। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में वो दे रहे हैं इंट्रो टाइप का, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग डायरेक्टली पॉइंट भी बात कर सकते हैं चाहो तो, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा लिख दोगे तो अच्छा लगेगा आंसर में। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रशियन रेवोल्यूशनरीज के? जो सार हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी इंपीरियलिस्ट यानी कि उनको राजा बनना था, इंपीरियल रूल चलाना था, इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए सार ने रशिया के ऊपर ओवरथ्रो कर दिया था। इनकी क्या, इट वाज द डिमांड ऑफ द रेवोल्यूशनरीज कि रशिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। रेवोल्यूशनरीज ने बोला रशिया विड्रॉ कर ले वॉर में से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में रेवोल्यूशन के बाद में विड्रॉल हुआ था। तो मेन ऑब्जेक्टिव रशियन रेवोल्यूशनरीज का क्या था? यहाँ पे फर्स्ट चीज आप ये लिख सकते हो कि रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि जो रशिया है वो विड्रॉ कर ले वॉर से, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट, रेवोल्यूशन के बाद द लैंड वॉज गिवन टू टिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड वॉज गिवन टू टिलर्स। लैंडलॉर्ड्स तो जो थे उन्होंने लैंड दे दिया था टू द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कोलखोज एंड सोवकोज फार्म्स जो थे इनको एस्टैब्लिश किया गया। कोलखोज फार्म्स, द पेजेंट्स वर्कड कलेक्टिवली, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को मेंशन करोगे। रेवोल्यूशन के बाद ये भी हुआ कि लैंड वाज गिवन टू द टिलर्स, और उसके बाद क्या क्या वो ये भी लिख दोगे। नेक्स्ट चीज, रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या डिमांड किया? इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। इसके बाद दे डिमांडेड बेटर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस एंड रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। आफ्टर 1917 जो हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज थी इनको नेशनलाइज किया गया और ड्रीम ऑफ द वर्कर्स को फुलफिल होते हुए देखा गया। तो ये हमारे यहाँ पर देखते हैं मेन ये 3 पॉइंट्स बन जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा वो भी 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद हम क्या कहेंगे, रशियन रेवोल्यूशनरीज 5 यहाँ पर लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट एम क्या था उनका, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन रशियंस हैं उनको इक्वल स्टेटस दो, नॉन रशियंस शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस। लेनिन क्या बिलीव करते थे? दैट विदाउट दिस स्टेटस दिस पीपल कुड नेवर बिकम रियल रशियंस। अगर आप लोग इनको ये राइट नहीं दोगे तो ये कभी रियल रशियंस नहीं बन पाएंगे। ऐसा कौन मानता था? लेनिन। ये अपने आप में एक सवाल है, लेनिन ऐसा मानते थे, प्लीज इस चीज को याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट वो भी है, हमारा पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं, अगर इतना याद रह जाता है और अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल ऑलवेज थैंक ई सरल फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, मतलब शॉर्ट नोट की तरह देखोगे तो इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन? ग्रेट फ्रेंच जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते थे इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस, और उन्होंने नेशन की प्रेस्टीज को सामने लेकर आए थे 1804 में। ये तो बन जाता है उनका इंट्रो, ठीक है। कौन थे? फ्रेंच जनरल थे, रेवोल्यूशनरी फ्रांस में इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे। 1804 में ही क्राउन हिमसेल्फ, खुद को खुद ही क्राउन किया था इन्होंने एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, मैं फ्रांस का एम्परर हूँ। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हुई थी। इन्होंने क्या बोला? मैं आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करूंगा, और बिकेम अ टेरर फॉर ऑल यूरोपियन मोनार्क, ठीक है। ऐसा हुआ कि आसपास के जो भी यूरोपियन मोनार्क थे इनसे डरने लग गए थे। इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उसके साथ साथ इन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। इनिशियली इनको लिबरेटर की तरह देखा जाता था, जो कि हार्बिंगर की तरह देखा जाता था, फ्रीडम लेकर आएंगे उसकी तरह देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने इन्वेजन करना स्टार्ट किया तो वो एक इन्वेडर की तरह देखने में आने लगे, क्योंकि अपने जाकर वहां पर लोगों को अपनी बातें चलवाते थे। फाइनली 1915 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया इन द यूरोपियन अलाइज एट वाटरलू। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ गए हैं। इसके अलावा भी आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो लिखना है लिख सकते हो शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट ऑल दो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको भी पॉइंट्स में लिख दो तो भी चल जाएगा। एक्सप्लेन द 3-fold प्लान ऑफ हिटलर बिकमिंग चांसलर ऑफ जर्मनी टू कंसोलिडेट द नाजी पावर। इसका 3-fold प्लान क्या था हिटलर का कि वो चांसलर ऑफ जर्मनी बन जाए और नाजी पावर को कंसोलिडेट कर ले। हिटलर का 3-fold जो प्लान था, इट कंप्राइज्ड ऑफ कैप्चरिंग द लीगल अथॉरिटी टू रूल,
crushing the country's political opposition and eliminating the rivals within the party. Guys, please focus on this. This is the last question I'm supposing. लेकिन यहाँ पर आप याद रखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको सिर्फ सुनना है. अभी मैं जो समझा रही हूँ, 3 फोल्ड प्लान था इनका. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, जो लीगल रूल है, जो लीगल अथॉरिटी यहाँ पर राज कर रही है, उसको कैप्चर कर लेता हूँ. इसके बाद जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, लीगल पावर मेरे हाथ में आ गया, बाकी के लोग जो आकर पॉसिबली इसको क्रश कर सकते हैं उनको क्रश कर दूंगा. तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश कर दिया. उसके अलावा पार्टी के अंदर जो और राइवल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया. तो हर तरीके से पावर को कैप्चर करना ये इनका 3 फोल्ड प्लान था. इन द परस्यूट ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि सबसे पहला काम था कि कैप्चर करेंगे लीगल अथॉरिटी को. तो इन्होंने क्या किया, ही यूज द रेनस्टैक फायर इंसिडेंट टू क्लैम डाउन द कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट को क्लैम डाउन करने के लिए रेनस्टैक का फायर इंसिडेंट यूज किया. इन्होंने अपने आप को आर्म किया विद द इमरजेंसी पावर्स और उसके साथ साथ मर्डर किया और जेल किया की कम्युनिस्ट लीडर्स को और सप्रेस किया सिविल यानी कि लोगों की लिबर्टीज यानी कि फ्रीडम और उनके बेसिक राइट्स को. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रेनस्टैक फायर इंसिडेंट किया सबसे पहला परस्यू करने के लिए. उसकी वजह से कम्युनिस्ट को क्लैम डाउन किया. कैसे, उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल किए, मर्डर किया, जेल किया कम्युनिस्ट लीडर्स को और उनके सिविल लिबर्टीज को, लोगों के बेसिक फ्रीडम को सप्रेस किया. मार्च 1933 में जर्मन रेनस्टैक पास द एनेबलिंग लॉज विच ट्रांसफर्ड ऑल द पावर्स फ्रॉम द रेनस्टैक टू द गवर्नमेंट हेडेड बाय हिम. तो अब इन्होंने क्या किया कि सारा जो पॉलिटिकल पावर था वो भी कंट्रोल कैसे कर लेंगे कि मार्च 1933 में जर्मन रेनस्टैग ने अब एक ऐसा लॉ इनेबल किया कि सारे जो भी पावर्स हैं वो रेनस्टैग के पास नहीं बल्कि अब गवर्नमेंट के पास रहेंगे, जो कि उनके द्वारा लीड करी जा रही है. इसके बाद हिटलर ने अपना अटेंशन कहाँ टर्न किया, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. इन्होंने आउटलॉ कर दिया जितने भी अभी तक के एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल ऑपोजिशन इंस्टीट्यूशंस थे, उन सबको हटा दिया. इसके बाद हम देखते हैं बाय जुलाई 1933 नाजीज वाज द ओनली लेजिटिमेट पार्टी. मतलब आप लोग लॉ के हिसाब से हो ही नहीं सकते हो, यहाँ पर आउटलॉ कर दिया उनको. और 1933 जुलाई के अंदर बाय उस टाइम तक नाजीज जो थे वही एक लेजिटिमेट पार्टी यानी कि लीगल पार्टी थे जर्मनी में. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस 3 पॉइंट्स का आंसर, दिस 3 फोल्ड का पूरा आंसर. आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं. आई होप अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने साथ में डिस्कस किए हैं उनके आंसर्स तो आपको याद हो ही गए हैं, आपको पैटर्न समझ में आ गया है. मेरी प्रो टिप्स के द्वारा आपको बहुत सारा आंसर का प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया है. एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते क्वेश्चंस, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होंगे. जो बच्चे ईसरल के हैं, जो ईसरल के टेस्ट को देंगे, वहां पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे बेटा. और उसके साथ साथ ये भी याद रखना कि प्रेपरेशन को पूरा करने के लिए आपको अपने लेवल पर बहुत सारी मेहनत करना ज़रूरी है. और उसके साथ साथ लास्ट मिनट पर अपना पीस ऑफ माइंड, अपना काम रखना बहुत ज़रूरी है. आई ऑलवेज से दिस कि पढ़ाई जितनी कर लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन अगर अपना काम नहीं मेंटेन कर पाओगे, अपने अंदर विश्वास नहीं रख पाओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर आंसर करना. इसीलिए बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन योर पोटेंशियल. यू विल एस दिस एग्जाम. यू नो एवरीथिंग, जस्ट गो डू इट. ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू ऑल. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ई सरल हमेशा आपके साथ है, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है. थैंक यू.